हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग। तो देखिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि नेशनल लेवल पे हर एक पर्सन के राइट को देखती है कि कहीं उनके राइट का वायलेशन ना हो। उसी तरह स्टेट लेवल पे भी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन किया गया है 1993 के एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 जिस तरह से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन करता है, उसी तरह स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी गठन करता है। तो यहाँ पे जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें भी कुछ चेंजेस लाए गए थे 2019 में, जैसा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में लाया गया था। तो यहाँ पे भी हम लोग जिस क्वेश्चंस को देखेंगे उसमें कुछ ऑप्शन पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग है, तो उसको हम लोग 2019 के अकॉर्डिंग ही देखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट, द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी, यानी कि जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो एक मल्टी मेंबर बॉडी है। सेकेंड है, द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर्स, यानी कि जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें चेयरपर्सन के अलावा 3 और मेंबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मल्टी मेंबर बॉडी तो होती है, साथ में चेयरपर्सन होता है और कुछ मेंबर्स होते हैं। क्योंकि मल्टी मेंबर की बात की गई है तो चेयरपर्सन के अलावा भी तो कुछ लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों की बात की गई है मल्टी मेंबर बॉडी में। तो फर्स्ट तो आपका करेक्ट है, लेकिन सेकंड में यहाँ पे 3 मेंबर्स नहीं होते हैं, 2 मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे किस तरह को कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया मेंबर्स को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे जो 2 मेंबर्स होंगे वो होते हैं आपके जो हाई कोर्ट के, एक तो होते हैं जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू 2019 एक्ट। और इसके अलावा जो 2 और लोग होते हैं उसमें से एक जो मेंबर होते हैं वो सर्विंग या तो रिटायर्ड जज होते हैं किसी हाई कोर्ट के, या तो फिर डिस्ट्रिक्ट के, या तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं किसी स्टेट के, या तो एक ऐसे पर्सन जिसको कि कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, या तो उनको एक प्रैक्टिकल साथ में नॉलेज होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो यहाँ पे 2 और लोग रहते हैं चेयरपर्सन के अलावा। तो आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1। सेकेंड देखते, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ। देखिए, जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1993, उसने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ साथ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी गठन किया था, इस्टेब्लिशमेंट करा था। इसके अलावा इसने और किसका इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए की बात की थी, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट तो आपका होगा ही, तो यहाँ पे फर्स्ट सारे के सारे ऑप्शंस में दिया हुआ है। सेकंड भी आपका होगा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके अलावा देखिए, इसने एक और बॉडी के गठन की बात की थी, वो था ह्यूमन राइट्स कोर्ट। तो देखिए, किसी भी पर्सन के खिलाफ अगर किसी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो उसकी स्पीडी ट्रायल के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट बनाने का प्रावधान किया गया था, यानी कि एक ह्यूमन राइट कोर्ट होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ताकि किसी पर्सन के राइट्स का वायलेशन होता है तो वो डायरेक्टली उस कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड डी, यहाँ पे ए, बी एंड डी आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे ज्वाइंट स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात नहीं की गई थी। देखिए, यहाँ पे ज्वाइंट स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, जिस तरह की आपका ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, लेकिन यहाँ पे ज्वाइंट स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कोर्ट है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, बस इन तीनों के गठन की बात की गई थी। तो यहाँ पे देखिए, एक फंडामेंटल राइट, अगर किसी पर्सन के राइट टू लाइफ का भी वायलेशन होता है तो वो भी आपका एक ह्यूमन राइट है, साथ साथ में फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप ह्यूमन राइट्स कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, साथ में आप डायरेक्टली आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो ह्यूमन राइट्स के साथ कॉन्साइड करते हैं। तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स या ऐसे ह्यूमन राइट्स जो कि फंडामेंटल राइट भी हैं, उसके लिए आप ह्यूमन राइट्स कोर्ट में जा सकते हैं, ताकि वहाँ पर प्रोसेस और स्पीडी ट्रायल हो सके किसी भी तरह के वायलेशन का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द। तो यहाँ पे देखिए, जो चेयरपर्सन होते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के, उनकी रिमूवल की बात भी होती है। तो
जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होते हैं उनके रिमूवल की बात होती होगी, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि उनका रिमूवल किस तरह से होता है या किसके द्वारा किया जाता है। तो ए हमारा गवर्नर ऑफ स्टेट, सेकंड आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड डी हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो चेयरपर्सन होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, साथ में जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के, तो जैसा कि यहाँ पे मैं शॉर्ट बताती हूँ, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होते हैं उनके रिमूवल के लिए प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे तो वो किस तरह से वहाँ पे उसको रिमूव करेंगे, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ डायरेक्टली, तो आप नहीं बोल सकते आप इस पद से हट जाइए। तो उनके रिमूवल के लिए कुछ सिचुएशन है, जैसा कि मानते हैं कि जो चेयरपर्सन है वो एडजस्ट होने चाहिए या इंसॉल्वेंट होने चाहिए, अपने काम करने के कैपेबल नहीं होने चाहिए उस जगह पे बैठ करके। इसके अलावा अनफिट होने चाहिए, उनका माइंड से या बॉडी से अनफिट होने चाहिए, या फिर अनसाउंड होने चाहिए किसी भी और उनको ये डिक्लेयर होना चाहिए कि किसी कोर्ट के द्वारा कि वो अनकम्पिटेंट है इस पोस्ट के लिए। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया होता है जिसमें कि अगर वो अपने पोस्ट के अलावा कहीं और एम्प्लॉयड है, किसी और पेड एम्प्लॉयमेंट के तहत काम कर रहे हैं। और एक और क्राइटेरिया है कि अगर वो किसी ऑफेंस में फंसे हुए हैं या कोई ऑफेंस के द्वारा ऐसा है जिसमें उनको सज़ा मिली हुई है, तो ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, रिमूव करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन को। इसके अलावा भी अगर प्रेसिडेंट को लगे कि ये मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी का मामला है, यानी कि जो चेयरपर्सन है वो उनके खिलाफ प्रूफ हो जाता है कि वो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी में है, तो ये प्रूफ किसके द्वारा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर भेजते हैं प्रेसिडेंट, ये देखने के लिए कि जो चेयरपर्सन है उनका ग्राउंड होना चाहिए मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी का। ये तो ग्राउंड है, इसके तहत भी जो कमीशन के चेयरपर्सन होते हैं उनको हटाया जा सकता है। तो यहाँ बात हुई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के को हटाने की। तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में इतनी बात इसीलिए की क्योंकि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी सेम ग्राउंड से हटाया जाता है जैसा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को हटाया जाता है। सेम यानी कि इनको भी प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाएगा, सारा ग्राउंड सेम रहेगा, चाहे तो वो मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी हो या फिर वो किसी इम्प्रिजनमेंट के लिए, किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड हो। इसके अलावा अनसाउंड होने चाहिए माइंड से या बॉडी से, इंसॉल्वेंट होने चाहिए, ये जो भी क्राइटेरिया था आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए, सेम क्राइटेरिया स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, यानी कि इसके चेयरपर्सन को रिमूव करने के बारे में। तो देखिए यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। और अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो इनका अपॉइंटमेंट भी किस तरह से होता है, इसका भी अपॉइंटमेंट होता है कमेटी के द्वारा, जिस कमेटी को हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा इसमें और कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक मेंबर हो सकते हैं इसमें स्टेट होम मिनिस्टर, एंड एक और मेंबर होंगे, वो कौन होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन स्टेट असेंबली। तो यहाँ पे ये 4 मेंबर होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। तो यहाँ पे ये 4 मेंबर होंगे। अगर वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है तो उसके भी चेयरमैन प्लस उस काउंसिल में लीडर ऑफ अपोजिशन। तो यहाँ पे भी 6 मेंबर होंगे, अदरवाइज यहाँ पे 4 मेंबर होंगे। और इनका जो अपॉइंटमेंट होगा गवर्नर करेंगे, लेकिन जो रिमूवल का प्रोसेस होता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन का, वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, सेम ग्राउंड एज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द। तो जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वो अपना एनुअल रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए अपना एनुअल रिपोर्ट है जो सेंटर पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो सौंपती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे ये सौंपती है स्टेट गवर्नमेंट को। यहाँ आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेंबर ऑफ अ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होल्ड्स ऑफिस फॉर। तो एक मेंबर जो होता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का वो अपने ऑफिस में कितने दिनों तक रहता है। तो जिस तरह नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में चेंजेस लाया गया, वहाँ पे 3 ईयर और 70 ईयर्स विच एवर अर्लियर इसको अमेंड किया गया 2019 में, तो वहाँ पे 3 साल या 70 साल है। उसी तरह से जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें भी चेंजेस लाया गया, इसमें भी 3 ईयर या 70 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए यहाँ तो सारा गलत ही है, लेकिन यहाँ पे आप इसको 3 कर दीजिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 3 ईयर्स और अंटिल द एज ऑफ 70 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि निम्न में से कौन है जो कि चेयरपर्सन हो सकते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के। तो इसमें भी अमेंडमेंट किया गया था 2019 में, और अमेंडमेंट क्या था, देखिए पहले यहाँ पे क्या था, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए थे,
लेकिन अब क्या हुआ, इसमें ऐड किया गया कोई भी रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट यहाँ पे चेयरपर्सन बन सकते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के। तो यहाँ पे आप इसमें जोड़ सकते हैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। जिस तरह कि आपका नेशनल लेवल पे क्या था, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इन दोनों में से कोई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन बन सकते हैं। उसी तरह रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या तो फिर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट बन सकते हैं यहाँ पे आपके चेयरपर्सन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के मामले में। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, द फंक्शन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर मेनली रिकमेंडेटरी इन नेचर। यानी कि जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका जो भी फंक्शन होता है, जो भी वो रिकमेंड करते हैं वो रिकमेंडेड नेचर का होता है, यानी कि उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है आपके गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए, द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सेम इसका अपोजिट दिया गया है। तो अगर ये रिकमेंडेडरी नेचर का है तो बाइंडिंग हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे सेकंड तो आपका इनकरेक्ट है, ये बाइंडिंग नहीं होता है। चाहे तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को आप ले लीजिए या तो फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को ले लीजिए, इन दोनों का रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है, इसीलिए इनको टूथलेस टाइगर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट है आपका, द फंक्शन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन या फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इनका जो फंक्शन होता है वो रिकमेंडेड नेचर का होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। So this is the end of today's discussion. Hope you like it. Stay connected, stay safe. Thank you very much.